अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम होने वाला है और वो है FIA एक्ट 1974 के ऊपर। आप हैरान होंगे कि एक 17 स्केल की जॉब, कितने स्केल की, 17 स्केल की जॉब जो CSS बच्चे कर रहे होते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस CSS के बाद क्या होती है, FIA AD। FIA में असिस्टेंट डायरेक्ट जॉब हासिल करना, क्योंकि ये इतनी लुक्रेटिव और इतनी अच्छी जॉब है जिसके अंदर जो पर्क्स हैं, जो चीज़ें बाकी मिल रही होती हैं, सैलरी वगैरह, वो भी CSS के करीब करीब होती है, जो CSS करके CSPs बनते हैं। तो CSS करने वालों की CSS के बाद अगर उनका CSS अल्लाह ना करे की वजह से नहीं होता, तो उनकी पहली जो होती है ना CSS के बाद जो उनके पास ऑप्शन, या जो कहते हैं कि हाँ यार ये जॉब जो बहुत अच्छी है, वो है FIA AD की जॉब, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब, और 17 स्केल की जॉब है। इंतहाई अहम जॉब है और इंतहाई मजे की जॉब है। अब मसला कहाँ पर आता है, एक इतनी टॉप लेवल की जॉब और उसके अंदर 16 नंबर है FIA एक्ट के अंदर। और वो एक्ट क्या है, 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, जिसमें से सिर्फ 1.5 पेज याद करने वाला है और 1.5 पेज क्या है, सिर्फ उसको देखना है, वो चीजें उनके साल याद करने बस। इस दफा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ कि वो बाकी जितने भी वो 36 के 36 एक्ट है उनमें चला गया, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। 16 के 16 नंबर इसमें एक्ट में से आते हैं और आपने इस एक्ट को तैयार करना है। इसको 1.5 पेज या 2 पेज याद करते हुए स्टूडेंट्स बताएं क्या मसला है। और ये एक्ट FIA की अपनी वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और वो 3 पेज बनेंगे टोटल, जिसके अंदर ऑफेंसेस सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने उसका पहला 1.5 पेज को रट्टा लगा लेना है, उसको हिफज कर लेना है। आप उसके बाद ऑफेंसेस की डेट वगैरह याद कर लेनी है, जो बाकी लास्ट एक्ट दिए 36 उनके डेट और उनके नाम याद कर लेने। तो आपके 16 नंबर कहीं गए ही नहीं। कितने नंबर, 16 नंबर। कौन सी पोस्ट है, FIA AD की पोस्ट, FIA AD की पोस्ट। और स्टूडेंट्स को, जो हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जॉब भी अच्छी चाहिए, तनख्वाह भी अच्छी चाहिए, पर्क्स भी चाहिए और मेहनत ना करनी पड़े। क्या होता है कि कहते हैं स्टूडेंट जी FIA एक्ट बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की आप ये मेरे वाली वीडियो देख लें, इसके बाद आप कोई भी चीज़ भूल सकते हैं, FIA एक्ट नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लें आपको FIA एक्ट फिंगर टिप्स हो जाएगा। तो आए FIA एक्ट शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा पहले देखेंगे, आपको सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। दूसरी दफ़ा देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, मसला ही नहीं रहेगा। तो आए हम आज का एक्ट शुरू करते हैं। FIA एक्ट 1974, जो FIA की जो है ना वेबसाइट, उसके ऊपर भी पड़ा है, आप वहां से भी उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो FIA एक्ट 1974 है क्या, FIA क्या है, FIA है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको पता होना चाहिए FIA क्या है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब भी आपके सामने कोई नाम ले FIA का, तो आपके माइंड में आ जाइए FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहली बात तो ये होगी क्लियर। उसके बाद अब देखें FIA ये जो FIA है ये कब बनी। FIA एक्ट जो आया ना, ये आया 1974। इसका नाम क्या है, FIA एक्ट 1974। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम भी है, इज आल्सो कॉल्ड FIA एक्ट 1975। 1975। वो क्यों है वो अभी बताता हूं आपको। वो इसलिए है कि जो हमारे पास FIA एक्ट है ना, ये 1974 में आया। जो FIA इदारा एस्टेब्लिश हुआ वो कब हुआ, वो हुआ FIA एस्टेब्लिश्ड, FIA जो एस्टेब्लिश हुई ना, FIA एस्टेब्लिश कब हुई, 13 जनवरी
1975, इसीलिए इसे FI एक्ट आल्सो कॉल्ड 1975 भी कहते हैं। और नंबर 2 पर यह बात याद रखें कि जब भी कोई चीज एक्ट आता है, कोई भी चीज ऑर्डिनेंस आता है, कोई भी लॉ पास होता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको गजट में शाया करती है, उसको गजट में शाया करती है। तो गजट में ये कब शाया हुआ? ये जो हमारा FI एक्ट है, गजट में ये शाया हुआ 17 जनवरी 1975 में। 4 दिन के बाद ये गजट में शाया हो गया। अब आपको समझ आ गई कि इसका नाम क्या है, FI एक्ट 1974 है। इस आल्सो का 75 क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 जनवरी को 1975 में ये FI एस्टैब्लिश होगी, बन गया इदारा, और 17 जनवरी को ये गजट में शाया हो गया। अब ये एक्ट से क्या मुराद है? जो एक्ट होता है ना, वो बेसिकली पार्लियामेंट पास करता होता है। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? सदर पास करता है। और जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट पास करता है, ये आपने याद रखना है। और तीसरी बात, अब FI एक्ट के अंदर ये जो FI एक्ट था 1975 1975 में आया, ये कौन सा था? ये 8वां एक्ट था। इसका मतलब क्या है? 8वां एक्ट ऑफ 1975 से मुराद क्या है? आप जब FI एक्ट को देखेंगे ना, तो स्टार्ट में लिखा होगा FI एक्ट 8 ऑफ 1975। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इससे पहले 7 एक्ट पास हो चुके थे पार्लियामेंट से, ये 8वां एक्ट आया था, ये 8वां एक्ट आया था। अब इससे ये चीजें आपको आई होप के पता चल गई होंगी। ये डेट्स आपने याद रखनी, एग्जैक्ट जो मैं वर्ड बोलूं और जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आपने हू बहू रटा लगा लेना है। उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि देखें, ये जब से इदारा बना है तब से क्या हो रहा है, 1975 से इदारा बना है, तब से वो ये 1.5-2 पेज से सवाल बना रहा है। तो क्या करेगा? वो एक एक लफ्ज पे छोटी छोटी चीजों पर चला जाता है। तो आपने क्या करना है? आपने एक एक लफ्ज को रटा लगा लेना है। बस थोड़ी सी बात है, 1.5-2 पेज को रटा लगाना 16 नंबर के लिए। FI AD जो टॉप लेवल की जॉब है, कोई बड़ी डील नहीं है मेरा ख्याल है कि 1.5-2 पेज को रटा लगाना। तो इसको याद कर लें, बड़ी अच्छी चीज है। अब मैं आपको जरा बेसिक पर्सपेक्टिव पे लेके चलता हूँ, ताकि चीजें जो भी करूंगा सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कोई ऐसी चीज समझनी कि ये गैर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद देखें, ये FI बनी, इदारा बना, कोई भी इदारा बनता है उससे पहले भी कोई इदारे या कोई चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उससे पहले भी कोई चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उससे पहले कुछ नहीं होता। जैसे कि ये FI का इन्वेस्टिगेशन की एक एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है, ये ऑफेंसेस को, जो जुर्म करते हैं लोगों को डील करती है, उससे पहले भी कुछ चीजें होती हैं। अब जरा कुछ चीजें डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले 1861 में पंजाब पुलिस बनी, जिसे प्रोविंशियल पुलिस बोलते हैं। 1861 में प्रोविंशियल पुलिस बनी, जो ब्रिटिश ने बनाई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सूबों के अंदर। उससे पहले उसने क्या किया? उसने दिया एक PPC। उसका तब नाम और था, लॉर्ड मैकॉले ने बनाई। अब उसका नाम हमने चेंज करके रख दिया उसको पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड, इसको आपने याद कर लेना। PPC 1860 के अंदर बना। ये क्या है? पाकिस्तान पेनल कोड। इससे पहले इसका नाम और था, क्योंकि आप देख रहे हो 1860 में पाकिस्तान तो था ही नहीं। इससे पहले इसका नाम और था, लेकिन 1947 के बाद हमने इसका क्या कर दिया? हमने इसे PPC को पाकिस्तान पेनल कोड का नाम दे दिया। अब ये क्या है? पाकिस्तान पेनल कोड से मुराद ये है, ये एक दस्तावेजात है, मेन के डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई बंदा जुर्म करता है, क्या वो पुलिस उसको पकड़ती है तो कौन कौन सी दफात के तहत पकड़ती है, कौन कौन सी दफात के तहत पकड़ती है, वो कहाँ लिखी होगी? वो लिखी होगी PPC के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। और ये जो एक्ट है, या जो कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल के मुल्क के अंदर जो इतने लोग रह रहे हैं, किन के ऊपर वो एक्ट या वो जो चीजें अप्लाई होती हैं पुलिस के रूल्स, वो कहाँ से देखेंगे? वो इनसे देखेंगे। और कुछ डेफिनेशंस होंगी जो हम आगे करते हैं कि वो अगर हम किन किन लोगों पे अप्लाई होता है, वो सारा PPC के अंदर होता है। 1860 के अंदर PPC आया, जिसका नाम है पाकिस्तान पेनल कोड। ठीक है।
इसके आने के बाद ये क्यों बनाया गया? इसके बाद 1861 के अंदर क्या बनती है? प्रोविंशियल पुलिस बनती है। प्रोविंशियल पुलिस कब बनी? 1861 के अंदर। 1861 के अंदर, ये आपने याद रख लेना। पीपीसी आया 1860 में, प्रोविंशियल पुलिस बनी 1861 के अंदर, जो सूबों की पुलिस बनाई ब्रिटिश ने। नंबर 3 पे अब हमारे पास ये देख लिया हमने कि अगर कोई जुर्म करता है तो वो हमने कहाँ से देखना है, किन किन लोगों पर अप्लाई होता है। उसके बाद अगर कोई बंदा जुर्म कर लेता है, उसको सजा कितनी मिलेगी, उसको कहाँ रखना है, उसके आगे जो केस चलाना है कैसे चलेगा, ये सारी चीजें कहाँ से हम देखेंगे? ये हम देखेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CCP 19 ये हम कहाँ से देखेंगे? 1898 से। CCP क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में ये CCP बनाया गया। इधर मैं लिख देता हूं, CCP कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये CCP तो लिखा नहीं हुआ, ये तो मैंने आपके लिए बताया निमोनिक्स के तौर पर कि आपको याद रह जाए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अंदर बनाया गया। ठीक हो गया। अब ये चीजें आपने बेसिक तौर पर याद रखनी है, इनको रट्टा लगा लेना है। पीपीसी कब आया? पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में। प्रोविंशियल पुलिस कब बनी? 1861 के अंदर बनी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CCP कब बना? CCP ये बना 1898 के अंदर। ये पीपीसी है, ये CCP है। अब इसके बाद एक बनाएगी, अब ये तो FIA आया ना, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भाई 1974 या 75 के अंदर। 74 में ये एक्ट आया, 75 में ये एस्टेब्लिश होगी। उससे पहले कौन डील करता था भाई? अब ये तो प्रोविंशियल पुलिस है, सूबों की पुलिस है, ये फेडरल लेवल की। तो फेडरल लेवल पर कौन कंट्रोल करता था? वो करता था स्पेशल पुलिस। वो कौन करती थी? सूबों की पुलिस कौन सी थी? प्रोविंशियल पुलिस। और फेडरल की कौन सी थी? स्पेशल पुलिस। और वो स्पेशल पुलिस कब बनाएगी? स्पेशल पुलिस बनाएगी मेरे भाई, मेरी बहनों, कब बनाएगी? स्पेशल पुलिस बनाई गई 1948 के अंदर। स्पेशल पुलिस बनाएगी 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद अब दो पुलिस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। फेडरल लेवल पे स्पेशल पुलिस है, सूबों के लेवल पे प्रोविंशियल पुलिस है। अब जब अयूब खान साहब आते हैं 1962 के अंदर, ये इन दोनों को, प्रोविंशियल पुलिस प्लस स्पेशल पुलिस को अमलगमेट कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, जम कर देते हैं। अब देखिए 1948 के बाद जो बंदा स्पेशल पुलिस के अंडर काम कर रहा है उसको कहते थे स्पेशल पर्सन। उसको क्या कहते थे? तो कहते थे स्पेशल पर्सन, क्योंकि वो था स्पेशल पुलिस के अंदर काम कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है? अब अमलगमेशन होती है कि तो स्पेलिंग की अगर गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो वो बियर करना, क्योंकि एक्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपने चीजें को याद करना है। अमलगमेशन हुई, उनको जम किया गया, दोनों इदारों को मिला दिया गया। कब मिलाया गया? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर इनको अमलगमेट कर दिया गया। और ये कैसे हुआ? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1 के तहत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1 के जब अयूब खान साहब आए, उन्होंने आते ही पहला ऑर्डर कौन सा पास किया? अमलगमेशन ऑफ प्रोविंशियल पुलिस प्लस स्पेशल पुलिस। प्रोविंशियल कब बनी? 1861 के अंदर। स्पेशल कब बनी? 1948 के अंदर। इन दोनों को अमलगमेट करके जम किया, एक इदारा बना दिया। अब कि वो एक दूसरे के, अब ये नहीं कि वो इदारा प्रोविंशियल पुलिस खत्म होगी, स्पेशल पुलिस खत्म होगी, उनको क्या कर दिया? अमलगमेट कर दिया गया, उनका एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि जो स्पेशल पुलिस है, जो पहले क्या थी प्रोविंशियल, जो स्पेशल पुलिस 1948 के अंदर बनाई गई थी, वो जो अपना दायरा इख्तियार उसका मतलब ज्यादा वाइडर हो गया। और वो जो प्रोविंशियल पुलिस के उसके अंदर आएगी, प्रोविंशियल पुलिस उसके अंडर काम करेगी और ये दोनों मिलके काम करेंगे। और ये क्या करेंगे? ये इंक्वायरीज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी फर्दर पुलिस का काम होता है वो करेंगे। और क्या होगा इससे इन दोनों को, इनका
आपस में एक दूसरा तामुन बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर ये असिस्ट करेंगे प्रोविंशियल पुलिस स्पेशल पुलिस को, तो ये इनको क्या कर देगा, अमलगमेट कर दिएगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1 के तहत हुआ, सिंपल है। उसके बाद अब जब देखें प्रोविंशियल पुलिस स्पेशल पुलिस जब दोनों को मिलाया गया, अब जो बंदा काम करेगा इस जो अमलगमेट होने के बाद इदारे के बाद, अब वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा अच्छे अंदाज में कोई आपको समझा सकता है और इससे इजी अंदाज में आप सीख सकते हैं। प्रोविंशियल पुलिस के अंदर जो बंदा काम कर रहा था 1962 के अंदर, स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल को इकट्ठा कर दिया, अमलगमेट कर दिया गया। अब वो उसके अंदर जो काम करेगा इदारे के अंदर, वो कहलाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। ये चीजें थी कुछ बेसिक, इनको आपने रट्टा लगा लेना है, क्योंकि 1.5-2 पेज है, 16 नंबर की काम है, और आपने इतनी किताबें रट्टा लगाते हैं तो ये इनको तो 1.5-2 पेज को रट्टा लगाना 16 नंबर के लिए एक माइनर डील है, कोई बड़ी डील तो है ही नहीं ना। अब मजीद इस पे आते हैं, मजीद जो चीजें रह गई हैं। अब ये मेरा ख्याल आपको दोबारा इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरतीब से लिखिएगा। इस तरतीब के बाद 1962 आ गया, 1974 में एक्ट आया, ये डेट लिखिएगा। एक्ट के बाद 1975 के अंदर 13 जनवरी के अंदर एफआई एस्टैब्लिश हुई, वो लिख लीजिएगा। 1975 के अंदर 17 जनवरी को गजट में शाया होगी, वो लिख लीजिएगा। अब एक बात और लास्ट वन इसके अंदर, अब देखिए 1975 के अंदर एस्टैब्लिश भी होगी, गजट में शाया भी होगी। अब क्या हुआ, क्या ये तो पुलिस एजेंसी बन गई ना, क्या अब कोई कोर्ट्स भी हैं इनकी, कि ये तो एजेंसी बन गई ना, कोर्ट्स भी हैं, अदालतें भी हैं इनकी अपनी, जहां पर ये जाकर अपने मुकदमात इनके हो सकते हैं इनके रिलेटेड, तो इनकी स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई सन 2002 के अंदर पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत। पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत, तो मैं क्या बता रहा था कि पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत, पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत, पुलिस ऑर्डिनेंस कौन से वाला, 2002 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, स्पेशल एफआईए कोर्ट्स बनाएंगी, स्पेशल एफआईए की कोर्ट्स बनाएंगी, अदालतें बनाएंगी। ये आपने इसको इस तरह लिख लेना है, ताकि ये इसी तरतीब से लिख लेना है, ताकि आपकी जो है ना, आपको याद करने में आसानी रहे चीजों को। एक जब सीक्वेंस में चीजें लिखते हैं ना, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत वो आपको चीजें याद रहती है। आप जब साल बाय साल चलते हैं तो इस तरह अगर इनको ऊपर नीचे याद करेंगे तो फिर आपको याद हो तो जाएंगी, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगेगा और उसमें आपको क्या होगा, चीजें भूलने के चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। अब आते हैं इससे आगे एफआईए एक्ट के ऊपर। एफआईए एक्ट क्या बला है, बिल्कुल आसान सी चीज है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह एफआईए एक्ट के अंदर कभी भी मसला नहीं रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिन्होंने एफआईए एक्ट को छोड़ा हुआ है, इसलिए कि ये मुश्किल होगा। तो आई होप कि आपको अभी तक कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें कहें कि भाई ये करें एक्ट, ताकि एक बड़ी लेवल की जॉब है, उसको एस करने के लिए, उसको पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर घर बैठे तो कुछ नहीं मिलता। तो आपको तो ये वीडियो भी घर बैठे मिल रही है, तो आप क्या करें, ये तो आपके लिए नेमत है ना चीजें। यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना सीखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी जो वीडियोज हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हैं उनसे भी मुस्तफीद हो। अब एफआईए एक्ट को 4 एक मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, आप उनको याद करें, आपका ये एफआईए एक्ट ये तैयार है। अब देखें एफआईए एक्ट के अंदर स्केड्यूल कितने हैं। अब एफआईए एक्ट के ऊपर हम आगे हैं। एफआईए एक्ट के अंदर एक ही स्केड्यूल है, स्केड्यूल से मुराद एक ही शेड्यूल, इसलिए हम कहते हैं शेड्यूल कितने हैं भाई, एक ही शेड्यूल है, ठीक हो गया। उसके बाद 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस है। नंबर 3 पर सेक्शन इसके कितने हैं, 10 सेक्शन है। सब सेक्शन कितने हैं, 32 सब सेक्शन है। ऑफेंसेस कितनी है, जुर्म कितने हैं इसके अंदर जो आते हैं, वो है 117। ऑफेंसेस कितने हैं, 117। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा आपको तरतीब में लिख मिलेंगे। स्केड्यूल 1, क्लासेस 4, सेक्शन 10, सब सेक्शन 32, ऑफेंसेस 117। शेड्यूल 1 है,
उसके अंदर जो क्लासेज है वो सिर्फ 4 हैं, सेक्शन 10 है। अब हर सेक्शन के अंदर एक सेक्शन है ना पहला, उसके अंदर 3 सब सेक्शन, दूसरे के अंदर 8 है, वो भी हम करते हैं अभी। तो आप उस मेन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बने होते हैं, तो ये वो 32 बनते हैं टोटल। 117 फ्रेंड्स ये हमने 17 करनी नहीं है, सिर्फ इनको क्या करना है, आपने याद रखना है कि ये तरतीब से डाल के अगर वो पूछता है कि भी कितनी ऑफेंसेस डील की जाती हैं एफआईए के अंदर, तो आपने बताना है 117 वाले एमसीक्यू पट्टी को लगाना है। अब आते हैं हम इसके सेक्शन और सब सेक्शन के ऊपर। जैसे कि स्केड्यूल 1 है वो आपने याद रख लेना है। अब इसके जो सेक्शन है ना, इसके क्या सेक्शन सेक्शन और सब सेक्शन, इसको मैं आपको तरतीब बताता हूँ आपने कैसे याद करना है सेक्शन और सब सेक्शन। देखिए 10 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, 1 2 3 4 5 5 ए 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल 10 के 10 सेक्शन। उसके बाद इसके नीचे सब सेक्शंस कितने हैं ये आपने याद कर लेना है, इस तरह रटा लगा लेना है इसको, इस तरह मैंने लगाया हुआ है 38 226 11 11 25। 10 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 38 226 11 11 25, ये इसके क्या है सब सेक्शन है। पहले सेक्शन के अंदर 3 सब सेक्शन है, दूसरे के अंदर 8 है, तीसरे के अंदर 2 है। इस तरह वो पूछता है कि जी 5वां जो सेक्शन है उसके अंदर कितने सब सेक्शन है, वो 6 हैं। तो आपको इस तरह भी सब सेक्शन के नंबर भी याद हो, ताकि वो देखे ना छोटा सा एक्ट है उसके अंदर उसने 16 एमसीक्यूज पूरे कैसे करने, तो वो ऐसे ही करता है। अब इसके आते हैं हम सेक्शन और सब सेक्शन को एक एक करके देखते हैं कि वो कैसे कैसे हैं। नंबर 1, पहला इसका सेक्शन जो हमारे पास है, पहला सेक्शन, पहले सेक्शन के अंदर हमारे पास कितने, पहले सेक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज का जो पहला सेक्शन होता है वो होता है शॉर्ट टाइटल के बारे में, उसका एक्सटेंट कितना है, दायरा कार कितना है, किन किन पे लागू होता है, और थर्ड पे कमेंसमेंट। कमेंसमेंट भी मैं भी बताता हूं आपको कि वो लागू कितनी जल्दी हो गया था, कितना जल्दी अप्लाई हो गया था। तो जैसे कि हमने देखा, अभी हमने देखा उसका वो सब सेक्शन कितने टोटल 38 226 11 11 25। तो पहले के अंदर कितने सब सेक्शन है, पहले के अंदर सब सेक्शन है 3, 1 2 3। सेक्शन उसके अंदर कितने सब सेक्शन है, 3, 1 2 3 मैंने लिख दी। अब पहला क्या है शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या होगा, जो एक्ट बना है, एक इदारा बना, उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA एक्ट 1974। तो ये हमारे पास जो पहला सेक्शन है, इसके अंदर सब सेक्शन कितने हैं, 3, 1 2 3 मैंने तरतीब से लिख दी है। पहले शॉर्ट टाइटल के बारे में, दूसरा एक्सटेंड के बारे में, तीसरा कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है, इसका मतलब है नाम। कोई भी इदारा बनाते हैं उसका नाम भी तो रखते हैं ना, कोई एक्ट बनाते हैं उसका नाम भी तो रखते हैं ना, ये इस नाम से पास होगा या इस नाम से इदारा बनेगा। तो इसका जो नाम है ना वो है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं लिख भी देता हूं इधर, क्या है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब की है, 1974। क्लियर हो गया। नंबर 2 पर इसका एक्सटेंड क्या है, इसका दायरा क्या है, किन किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। इसके अंदर जो हमारे पास दूसरा सब सेक्शन है वो है एक्सटेंड के बारे में, ये कि इसका जो दायरा कार है वो किन लोगों के ऊपर है, ये किन किन लोगों के ऊपर लागू होता है।
तो जो एग्जैक्ट वर्डिंग है आपने वो याद रखनी है। होल पाकिस्तान के ऊपर ये लागू होता है, किसके ऊपर? यहां पर वो आल पाकिस्तान को भी ऑप्शन देगा, तो आपने आल पाकिस्तान को नहीं, होल पाकिस्तान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नंबर 2 पर आल सिटीजन के ऊपर, आल सिटीजन के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। और चौथी बात, वेर एवर दे मे बी, वेर एवर दे मे बी, कि वो दुनिया के अंदर जहां मर्जी हो, किसी मर्जी शहर पाकिस्तान के शहर में हो, किसी मर्जी सूबे के अंदर हो, दुनिया के अंदर किसी मर्जी शहर के हो, वो पाकिस्तान के सिटीजन हो, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर वो कानून लागू होगा। तो ये हमारे पास है इसका दूसरा। और नंबर 3 के ऊपर है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कानून कितनी देर के अंदर लागू हुआ। तो ये क्या हुआ, इट शैल बी फोर्स एट वंस, इट शैल बी फोर्स, इट शैल बी फोर्स एट वंस। इसका क्या मतलब है कि यूं एक्ट पास हुआ और यूं पूरे पाकिस्तान के ऊपर और ऑल सिटीजन के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर और जो जहां मर्जी थे उनके ऊपर अप्लाई हो गया, लागू हो गया। ये चुटकी बजाते, आया लागू हो गया, आया लागू हो गया। ये क्या है, एट वंस, एक ही दफा में। ये नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए 10 दिन की मोहलत रखेगी कि ये 10 दिन के अंदर लागू होगा, 10 दिन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, नहीं, जैसे आया वैसे लागू हो गया। इसके बाद इसका जो दूसरा सब सेक्शन है वो किसके बारे में, वो है डेफिनेशंस के बारे में। अब डेफिनेशंस किस चीज की, अब देखिए कुछ जो वर्ड्स होंगे ना हम इस एक्ट के अंदर यूज करेंगे, जो एक्ट ने खुद ही यूज किया, एक्ट के अंदर यूज किए गए हैं, एक्ट उसके अंदर वो यूज होंगे, उनका मतलब क्या होगा। अगर वो वर्ड्स एक्ट के अंदर बार बार यूज होते हैं तो आपके माइंड में उनकी डेफिनेशंस क्या आनी चाहिए, वो उसके बारे में एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कहते हैं। दूसरा जो इसका सेक्शन होगा वो होगा डेफिनेशंस के ऊपर, जिसके ऊपर होगा डेफिनेशंस के ऊपर। समझ आ गई। अब देखिए पहला सेक्शन के अंदर 3 सब सेक्शन थे, दूसरे के अंदर कितने हैं, 8 हैं। मैं यहाँ पर इसको दोबारा लिख सकता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये भी चीजें क्लियर होती हैं। 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 38 226 11 11 25। ठीक हो गया। ये सेक्शन सब सेक्शन पहला ये हमने कर लिया है, अब ये दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरा सेक्शन क्या है इसका, वो होगा डेफिनेशन के बारे में। ठीक हो गया। और डेफिनेशंस के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन है, ये एक नमोनिक्स में लिखने जा रहा हूं, इसको आपने याद कर लेना है और ये 8 के 8 आपके याद हो जाएंगे। देखिए जब हम एसी लगाएंगे, एसी लगाया, एसी ने करंट बहुत ज्यादा पिया और डीपी उठ गई, एसी लगाया डीपी उठ गई। अब डीपी उठने के बाद क्या होगा, पाकिस्तान सोच सोच कर रूल्स बनाएगा, अगली दफा डीपी नहीं उठनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपने इसको आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। ये मैंने इन आर्ट को याद रखने के लिए ये बनाया था कि एसी लगाया डीपी उठ गई, अब पाकिस्तान सोच सोच कर रूल्स बनाएगा। बस आपको इन 8 अल्फाज से गरज होनी चाहिए, आप जो मर्जी कर ले। पहला कौन सा है, पहला ए है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एजेंसी। जब भी वर्ड एजेंसी आएगा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974। इसको आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्ट के अंदर लिखा हुआ सारा कुछ एक लाइन के अंदर। एजेंसी जब वर्ड आएगा तब आपके माइंड में क्या आएगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नंबर 2 पर जब सी आएगा, ये 1974। दूसरा है सी क्या होता है, कोड। जब भी वर्ड एक्ट के अंदर कोड का आएगा तब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कब के वाला, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं, 1898 वाला, 1898 वाला, CCP वाला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। डी से क्या मुराद होगा,
डी से मुराद है डीजी, डायरेक्टर जनरल। डी से मुराद क्या होगा? डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डीजी से मुराद है। चौथा, पहले पी से क्या मुराद है? प्रोविंशियल पुलिस। कब बनी थी? मैंने अभी आपको बताया। प्रोविंशियल पुलिस कब बनी थी? 1861 के अंदर। आपका जेहन में जब प्रोविंशियल पुलिस आया तब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? प्रोविंशियल पुलिस 1861। यहां पर लिखा था प्रोविंशियल पुलिस। नंबर 5 पर क्या है? फिर पी है। इसके मुराद से क्या मुराद है? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कौन से वाले? अब हमें क्या पता कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या कोई भी लोग शहरी पाकिस्तान के, क्या वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते? जाहिर सी बात, इतने सारे पब्लिक सर्वेंट है, तो वो हमने कहां से देखने हैं? वो हमने देखने हैं पीपीसी 1860 के अंदर। मैंने आपको पहले बता चुका हूं पीपीसी क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड कब आया था? 1860 के अंदर। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हमने देखनी है पीपीसी 1860 के अंदर से। ठीक हो गया। नंबर 6 पर एस है। पहला एस से क्या मुराद है? इससे मुराद है हमारी स्पेशल पुलिस। मैंने आपको पहले तरतीब से बता दी चीजें आपको बताएंगे, हमें सारी वही यूज करनी है। स्पेशल पुलिस कब बनी? आपको याद होना चाहिए स्पेशल पुलिस कब बनी। स्पेशल पुलिस बनी 1948 के अंदर, पाकिस्तान बनने के बाद। और उसके बाद जो 7वां इसका है वो क्या है? दूसरे के एस से मुराद है स्पेसिफाइड पर्सन। मैंने आपको पहले बता चुका हूं स्पेसिफाइड पर्सन कौन से वाला होता है हमारे पास। स्पेसिफाइड पर्सन वो होता है जो 1962 के अंदर, 1962 के अंदर, जब अयूब खान साहब ने अमलगमेशन ऑफ स्पेशल पुलिस प्लस प्रोविंशियल पुलिस की, उसके बाद जो बंदे उस इदारे के अंदर काम कर रहे थे उनको अब क्या बुलाया जाएगा? बताएं। स्पेसिफाइड पर्सन। मैंने आपको स्टार्ट में बता चुका हूं स्पेसिफाइड पर्सन। और ये जो है ना हमारे पास स्पेसिफाइड पर्सन कब होता है? ये होता है 1962 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1 के तहत कि अयूब खान साहब ने आते जो पहला काम किया, उन्होंने अमलगमेशन ऑफ प्रोविंशियल पुलिस प्लस क्या की? प्रोविंशियल पुलिस प्लस स्पेशल पुलिस। ये आपको याद है। इसके बाद जो 8वें से मुराद क्या है? इससे मुराद है रूल्स। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है हमारे पास रूल्स। अब रूल्स कौन से वाले? अब रूल से मुराद है कि जो भी रूल FIA के अंदर है, जो भी इस स्केड्यूल के अंदर लिखे होंगे, ये सारा FIA जो एक्ट है, एक स्केड्यूल, इसका स्केड्यूल 1 है ना, मैंने जैसे शुरू में बताया था, एक स्केड्यूल है। तो जो भी इसके अंदर रूल्स मेड होंगे वो कैसे होंगे? जो स्केड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। रूल से मुराद है वो वाले रूल्स जो इस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। रूल मेड अंडर दिस स्केड्यूल, रूल मेड अंडर दिस स्केड्यूल, रूल मेड अंडर दिस स्केड्यूल। तो ये आपको दूसरा सेक्शन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एजेंसी से मुराद क्या है? FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सी से क्या मुराद है? यहाँ पे कोड लिखा हुआ, कोड से क्या मुराद होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। DG से क्या मुराद होगा? डायरेक्टर से मुराद डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। प्रोविंशियल पुलिस से क्या मुराद होगा? प्रोविंशियल पुलिस वो वाली जो 1861 के अंदर, 1861 के अंदर बनाएगी, उसका इससे मुराद वो होगा। फिर पब्लिक सर्वेंट कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे 1860 PPC के अंदर से, वो देखेंगे। फिर 6 पे हमारे पास क्या है? स्पेशल पुलिस। वो कब बनी? 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। जब भी स्पेशल पुलिस आएगी हमारे माइंड में, तब इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? स्पेशल पुलिस ऑफ 1948। स्पेसिफाइड पर्सन कौन सा होगा? जो अमलगमेशन ऑफ स्पेशल पुलिस प्लस प्रोविंशियल पुलिस कब हुई? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1 अयूब खान साहब ने 1962 के अंदर की, वो होगा। इसके बाद लास्ट पे क्या? रूल। 8वां रूल क्या? रूल मेड अंडर दिस स्केड्यूल। जो इस स्केड्यूल के अंदर रूल बने, इससे मुराद हमारा वो है। अब ये हमारा दूसरा सेक्शन और इसके 8 सब सेक्शन भी कंप्लीट हो गए। आपने इस तरह चीजों को आसानी के साथ
नमोनिक बना के, एक्रोनियम बना के याद करते हैं। आप अपना भी बना सकते हैं, जैसे मैंने याद बनाया हुआ है। ऐसे लगाया डीपी उड़ गई, पाकिस्तान सोच का रूल्स बना रहा है, कभी अब डीपी नहीं उड़नी चाहिए, अब जब चाहे जितनी मर्जी ऐसी लगा दो। तो इस तरह इसमें आपने इसको याद कर लेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, अब हम इसको करने जा रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। कि एजेंसी जो है ये क्यों बनाएगी भाई, एजेंसी जो है ये क्यों बनाई गई, सिंपल है ना। तो जो एजेंसी है इसके हमारे पास सेक्शन कितने हैं, टोटल 2 सेक्शन है। एक ये ये तीसरा सेक्शन, इसके अंदर सब सेक्शन कितने हैं, 2। एजेंसी हमारे पास बनाएगी फॉर इंक्वायरी करने के लिए, कोई भी जुर्म हुआ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक हो गया। कोई भी बंदा कोई जुर्म करता है उसकी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नंबर 3 पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश होती है, स्टेट के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, किसी इंसान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, या फिर उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर कोई उसका साथ देता है, अबेटमेंट। क्या होता है, अबेटमेंट, उसका कोई साथ देता है। या फिर इस तरह के सच अदर ऑफेंसेस, सच अदर ऑफेंसेस, इस तरह के जितने भी ऑफेंसेस होंगे हमारे पास वो क्या आएंगे, उन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी या फिर अबेटमेंट, जो भी कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसका साथ दे रहा होगा, तो उसका साथी होगा, फ्रेंड होगा, तो वो अबेटमेंट या फिर इस तरह के दूसरे ऑफेंसेस को डील करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई, इसको मुरतब किया गया। और उसके बाद इसका जो दूसरा सब सेक्शन है वो क्या है, इससे मुराद है डायरेक्टर जनरल ऑफ द FIA, DG ऑफ FIA। इसको कौन अपॉइंट करेगा, DG ऑफ FIA को, जो इसका जो हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, इसको अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। DG के साथ साथ जितने भी बाकी ऑफिसर्स हैं उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट ही रिक्रूट करेगी, उनको अपॉइंट करेगी। तो ये सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। DG ऑफ FIA दूसरे सब सेक्शन के अंदर क्या है, DG ऑफ FIA को कौन रिक्रूट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और इस तरह सच अदर ऑफिसर्स, सच अदर जो ऑफिसर्स होंगे उनको भी फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, उनको लगाएगी। तो ये हमारे पास इसका तीसरा सेक्शन था, इसके अंदर 2 सब सेक्शन थे। और इसके बाद हमारे पास जो चौथा इसका सेक्शन, चौथा सेक्शन के अंदर कितने सब सेक्शन है, 2। चौथा क्या है, चौथा है सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा सेक्शन है सुपरिटेंडेंस। स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो माफी है, क्योंकि इसको देख लीजिएगा, बल्कि मेरा ख्याल सही है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि इसकी जो सुपरिटेंडेंस होगा वो कौन होगा, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कौन करेगा। चौथा सेक्शन जैसे कि मैंने बताया वो है सुपरिटेंडेंट्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चौथे के अंदर हमारे पास कितने सब सेक्शन है, जस्ट 2, छोटे छोटे हैं। नंबर 1, नंबर 2। चीजों को जब तरतीब से, पैटर्न से करेंगे ना तो चीजें आसान लगेंगी, मजा आएगा करने में और टेंशन नहीं होगी। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप याद करिए। इसको रटा लगाया, जैसे मैंने लगाया हुआ है ना, कस के रटा लगाए, पता चले रटा लगाया है। तो क्योंकि 16 नंबर है भाई, 16 नंबर है, 1.5-2 पेज का FIA का एक्ट है, जस्ट 16 नंबर और इतनी बड़ी पोस्ट। सोचे ना, थोड़ी बहुत तो एफर्ट करनी पड़ती है ना। 1.5-2 पेज में FSC में इतनी बड़ी किताबों को रटा लगा दिया, CSS में 12 की 12 किताबों को रटा लगाई जा रहे हैं, तो ये 16 नंबर के 1.5-2 पेज को रटा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सुपरिटेंडेंस कौन करेगा FIA की, वो किसको दे दी गई, सुपरिटेंडेंस दे दी गई शेल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट। इसकी सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, इसकी सुपरिटेंडेंस करेगा फेडरल गवर्नमेंट करेगा भाई। आई होप क्या क्लियर हो गया। कोई भी इसकी सुपरिटेंडेंस देखभाल, इसकी निगरानी कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, इसका जो एडमिन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कौन करेगा, आपको पता चल गया होगा, DG साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और उसकी पावर कितनी होगी, उसकी पावर होगी जो पुलिस के अंदर IG होता है उसके बराबर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के IG के बराबर
या उसकी जो है ना उसकी जो ताकत है उसको भी वो एज आ एक्सरसाइज कर सकता है डीजी। उसकी पावर को भी बता दिया गया है। ये जो डीजी होगा वो डीजी का एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा और उसके साथ साथ उसकी पावर आईजी के बराबर होगी, एक्सरसाइजेबल होगी कि आईजी की वो पावर के बराबर वो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। और इसके बाद जो पांचवा है, अब इसके बाद शुरू होती है पावर, सारी नहीं, लास्ट में कुछ और भी है कि मतलब पावर पांचवा से मुराद है पावर कि इसके अंदर पावर्स बताई गई हैं कि जो FIA के अंदर जो मुलाजिम होता है उसकी पावर कितनी होगी और वो किस तरह काम करेंगे, वो किस तरह किसी को पकड़ सकते हैं, जो सारी चीजें हैं। तो पांचवा इसका जो एक्ट है वो जो इसका पांचवा सेक्शन है उसके अंदर सब सेक्शन कितने हैं, 6 सब सेक्शन है और एक ही पांचवा सेक्शन है। इसके अंदर जो हमारे पास आएगा इसका जो नाम है वो क्या है, पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। तो बच्चों हमारे पास जो इसका पांचवा सेक्शन मैंने आपको जैसे बताया है वो है पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, कि जो एजेंसी के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उनकी पावर्स क्या हैं। आपको ये याद हो जाना चाहिए कि पांचवा डील करता है पावर को। अब इसके अंदर सब सेक्शन कितने हैं, इसके अंदर सब सेक्शन है 6 इसके अंदर सब सेक्शन है। ये जरा सेक्शन बड़े होंगे तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं हम। पहला सब सेक्शन क्या है कि जो भी एजेंसी के अंदर एक मुलाजिम है, एजेंसी के अंदर मुलाजिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। पहले के अंदर ये लिखा नहीं हुआ लेकिन बताना चाह रहा हूं आपको कि जो इस एजेंसी के अंदर बंदा है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी को, सर्च कर सकता है, नंबर 1 सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, नंबर 3 पे सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग ऑफ जितना भी इन्वेस्टिगेशन टाइम लगे, सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है इस एजेंसी का मेंबर काम कर सकते हैं और विद इन द लिमिट ऑफ कोड। कोड क्या, जैसे मैंने बताया जब वर्ड आएंगे डेफिनेशन आएंगी तो हमें कौन सा लिखना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत वो क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। ये इसका था पहला। फिर था हमारे पास सर्च, अरेस्ट और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट ऑफ कोड वो कर सकता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, अब देखो इसके बाद इसके अंदर इसी के अंदर सॉरी सर्च, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी और जितनी भी प्रिविलेजेस इसके अंदर है, जितनी भी लायबिलिटीज इसके अंदर आती हैं वो कौन से वाली, जो भी एक प्रोविंशियल पुलिस का एक बंदा, जो प्रोविंशियल पुलिस का एक एहलकार एक ऑफिसर कर सकता है वही वाली ये बंदा भी कर सकता है। मेंबर ऑफ द एजेंसी अरेस्ट कर सकता है, सीजर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर जो ऑफिसर कर सकता है वही सेम काम ये भी कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कोड एंड लिमिट के तहत। ठीक हो गया। नंबर 2 पर, और नंबर 2 के अंदर इसका जो दूसरा सब सेक्शन है उसके अंदर ये जो सर्च करना है, अरेस्ट करना है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी करनी है और प्रिविलेज ऑफ लायबिलिटीज लेनी किसी भी ऑफिसर इंचार्ज की, वो कौन ले सकता है, FIA के अंदर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, कि वो सब इंस्पेक्टर के, नॉट टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कि वो सब इंस्पेक्टर से छोटा बंदा कोई नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता वो कांस्टेबल उठे और वो जाए और जाके सर्च भी कर ले किसी को, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी भी कर दे, अरेस्ट भी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कोई बंदा नहीं कर सकता, कम अज कम सब इंस्पेक्टर करेगा या फिर उससे ऊपर वाला करेगा। और इसके साथ साथ ये जो सब इंस्पेक्टर होगा ये किसी भी ऑफिस इंचार्ज की, ऑफिसर ऑफ इंचार्ज जो है ना, ऑफिसर इंचार्ज होता है ना किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर, ऑफिसर इंचार्ज की ये पावर को भी एक्सरसाइज कर सकता है, उसको भी एक्सरसाइज कर सकता है। ये स्पेलिंग की मिस्टेक, एक्सरसाइज,
तो उसकी भी ये पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी पावर यूटिलाइज कर सकता है। और उसकी लिमिट जो इसके अंदर हमारे पास जो तीसरा सब सेक्शन है, 5वें सेक्शन के अंदर तीसरा सब सेक्शन है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो सब इंस्पेक्टर है, हमने पहले सब इंस्पेक्टर की बात की, सब इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वो किसी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, कि वारंट दिए बगैर भी विदाउट। आप देख लें इसकी पावर कितनी है FIA के सब इंस्पेक्टर की, और आप तैयारी किसी कर रहे हैं AD की, तो आपको ये एक्ट फिंगर टिप्स होना चाहिए, 16 नंबर पक्के होने चाहिए, और बाकी तैयारी भी आप अच्छी करें। एक जॉब आम जॉब नहीं है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो विदाउट वारंट वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। कौन कर सकता है? सब इंस्पेक्टर। और नंबर 2 पर, अब वो किसी को विदाउट वारंट अगर गिरफ्तार करता है, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब किसको गिरफ्तार करेगा? किसी ने कोई जुर्म कमिट किया हो, किसी ने कोई जुर्म कर लिया ना, कोई किसी को कोई भी जुर्म कर लिया। अब मैं जुर्म की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे जुर्म है, कोई भी जुर्म कर जो FIA की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म कर लिया है, नंबर 1, नंबर 2 पर उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं साजिश के, कि वो कोई सस्पेक्शन के अंदर पाया गया कि ये कोई साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं, तो वो एज अ सस्पेक्शन के ऊपर भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसे लगा ना कि ये ठोस सबूत है कि ये बंदा कोई ना गड़बड़ कर रहा है, ये कल को आके स्टेट को या किसी भी इदारे को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल गए, तो वो भी उसको गिरफ्तार कर सकता है, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब किसी ने कोई जुर्म कमिट कर दिया है, उसको तब भी पकड़ सकता है। प्लस याद रखिएगा, वो किसी भी साजिश के अंदर होता है, किसी भी कॉन्स्पिरेसी के अंदर होता है। तो जैसे कि हमने पहला सेक्शन के अंदर बताया ना, इसी के पहले सेक्शन के अंदर कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर होता है या अबेटमेंट कर रहा होता है, तो कोई उसने कमिट कर दिया या उसके खिलाफ क्या है, सस्पेक्शन है कि उसके खिलाफ कोई अभी सबूत नहीं मिला, कोई ठोस सबूत मतलब इस तरह से है कि लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, तो ये या कुछ इस तरह प्लान कर रहा है, साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ साजिश के लिए ठोस सबूत मिल गया, तो उसको भी वो पकड़ सकता है। और नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के सारे काम हो रहे होंगे। और उसके बाद चौथा इसका जो सब सेक्शन है वो क्या है, 5वें सेक्शन का चौथा सब सेक्शन है 4 वाला, वो है कि ये सब इंस्पेक्टर है, ये किसी भी जगह को ये याद रखिए, किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने जोर इसलिए दिया ताकि बच्चे परेशान ना हो जाए कि किस जगह कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। कोई भी बंदा है, किसने जुर्म किया, को हाई फाई बंदा है, स्टेटस वाला बंदा है, उसको वो ले जाता है अगर तो थाने के लिए, तो मसला रास्ते में कोई परेशानी होती है, हजूम इकट्ठा होने के डर से या कुछ भी वो करना चाहता है, तो क्या करेगा, उसके घर को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दे। वो कहेगा भी तेरा जो घर है आज के बाद ये पुलिस स्टेशन है, तो उसको फॉर टाइम बीइंग के लिए जो FIA कोड के अंदर चीजें हैं उसके तहत वो उसके घर को भी पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? एनी प्लेस, किसी भी प्लेस को वो क्या डिक्लेयर कर सकता है? वो डिक्लेयर कर सकता है पुलिस स्टेशन। और वो क्या कर सकता है? पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करने के बाद किसी भी ऑफिसर इंचार्ज की पावर्स को यूज कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कंडक्ट के लिए। अब ये है हमारे पास इसका चौथा सेक्शन। बस 5वां सेक्शन है, वो क्या है, अब जो भी प्रॉपर्टी सीज की है इसने, सब इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी सीज कर दी है, अब वो प्रॉपर्टी, वो जो मालिक है, वो सब इंस्पेक्टर उसको रिटर्न में देगा कि भाईजान ये पकड़े, ये पर्चा पकड़े, रिटर्न में देगा कि ये प्रॉपर्टी आज के बाद जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप इसको नंबर 1 सेल नहीं कर सकते, नंबर 2 पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पोजीशन देयर ऑफ नहीं कर सकते। तो वो मालिक पाबंद हो गया कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसे बेच सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। तो वो रिटर्न में लिख के उसको देगा। आपने ये भी याद रखना कि वो रिटर्न में लिख के देगा, भाई ऐसे नहीं कहेगा कि हाँ जी भी आज के बाद नहीं करना, तो वो बेचेगा नहीं बेचारा मालिक। तो क्या करेगा, उसको रिटर्न में लिख के देगा कि तुम इसको बेच नहीं सकते। अब क्या होगा कि वो उसको रिटर्न में लिख के देगा कि वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, उसको कुछ कर नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपनी मलकियत से रिमूव नहीं कर सकता। तो ये आपने इसको याद रखना है, इसका क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, पोजेशन देयर ऑफ नहीं कर सकता,
और भी कुछ, मतलब वो भेज नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, तो ये उसके अंदर ये इसका 5वां सब सेक्शन है। और इसी के अंदर जो हमारे पास छठा सब सेक्शन है वो क्या है, अगर वो ऐसा करता है, वो मालिक अगर वो ऐसा करता है कि प्रॉपर्टी को बेच देता है या उसको रिमूव करता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके खिलाफ रिगरस पनिशमेंट होगी। एक होता है जेल के अंदर रखना, सिर्फ उसने रहना है, कोई काम शाम नहीं करना, तो उसको क्या होगा, रिगरस पनिशमेंट, जो जिससे काम करवाया जाता है जेलों के अंदर, तो रिगरस पनिशमेंट कितनी होगी, फॉर 1 ईयर के लिए। ये आपने याद रखना है, रिगरस पनिशमेंट होगी, आम पनिशमेंट नहीं होगी, रिगरस पनिशमेंट होगी। कितने ऐसे के लिए, 1 ईयर के लिए रिगरस पनिशमेंट होगी, फॉर टाइम बीइंग ऑफ 1 ईयर के लिए होगी। और नंबर 2 पर उसको प्लस फाइन भी हो सकता है, और नंबर 3 पर ये दोनों चीजें बहुत भी हो सकती हैं कि उसको 1 साल की रिगरस पनिशमेंट हो जाए और साथ ही उसको क्या हो जाए, फाइन भी हो जाए। तो ये था इसका 5वां सेक्शन। इसके बाद हमारा है 5A सेक्शन। अब उसके अंदर क्या है, एक 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 5वां, छठा, 5A, 6, 7 और 8 के अंदर एक एक सब सेक्शन है। ये छोटे छोटे सब सेक्शन है। इंशाल्लाह बस हमारा काम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा काम रह गया। तो अगला हमारे पास जो सब सेक्शन है वो है 5A। पास 5A है, वो किसके बारे में, उसके सिर्फ एक ही सब सेक्शन है, वो है सर्टन ऑफिसर्स। किसके सर्टन ऑफिसर, सर्टन ऑफिसर्स ऑफ FIA। कौन कौन से क्या कर सकते हैं वो, सर्टन ऑफिसर ऑफ FIA डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। कहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, वो जो स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई, स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है FIA के अंदर, जो कब बनी थी, 2002 के अंदर पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत बनी थी। जैसे कि FIA एक इदारा है, इन्वेस्टिगेशन इदारा है, अगर कोई केस आता है और उसको अदालत में जाके उसको पेश करना है, तो वो कौन पेश करेगा, वो FIA के सर्टन ऑफिसर्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो नंबर एक पर हो सकता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, इसे हम AD कहते हैं। कौन से वाला, ये जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ हो सकता है वो ना हो, या फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, जो आपने AD के लिए जो जनरल रिक्रूटमेंट्स आई हुई है उनके लिए तो वो नहीं, ये और उनके लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो वाले असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, या फिर डिप्टी डायरेक्टर लॉ, डिप्टी डायरेक्टर लॉ। ये क्या कर सकते हैं, ये एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स ऑफ FIA। और दूसरी बात ये ज़हन नशीन कर लें कि जो FIA की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, वो उनका जो मर्तबा होता है या उनका जो मकाम होता है, वो अंडर द हाई कोर्ट्स के, वो ये हाई कोर्ट्स हैं और उनके मातहत काम कर रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उनकी अथॉरिटी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होगी। उनकी जो पावर्स है वो अंडर द हाई कोर्ट्स काम कर रही होती है, हाई कोर्ट्स के नीचे रह के काम कर रही होती हैं, उनसे ज्यादा वो पावर्स उनके पास नहीं होती। ये अपने बात को याद रखना। उसके बाद है छठा इसका हमारे पास जो स्केड्यूल है, सॉरी 6वां जो इसका सेक्शन है, उसके अंदर एक ही सब सेक्शन है, और वो कौन सा है, तो वो है अमेंड टू पावर टू अमेंड स्केड्यूल। क्या है, पावर टू अमेंड स्केड्यूल। कि पावर जो स्केड्यूल है, जो FI एक्ट का, इसको कौन अमेंडमेंट, इसकी तरतीब, इसकी जो तरामीम है वो कौन कर सकता है, अमेंडमेंट ऑफ FI एक्ट, तो वो कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट। वो कौन कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट अगर इसके FI एक्ट के अंदर कोई चीज ऐड करना चाह रही है, वहां से कोई चीज ओमिट करना चाह रही है, निकालना चाह रही है, या फिर किसी चीज के अंदर तरामीम करना चाह रही है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और वो तरामीम करने के बाद गजट के अंदर उसको पब्लिश भी करेगी। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, एक को क्या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और दूसरे नंबर पर वो गजट के अंदर इसको शाया भी करेंगे, गजट के अंदर इसको शाया भी करेंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये तरामीम की गई है। और उसके बाद साथ में भी हमारे पास डेलीगेशन ऑफ पावर, कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर, इसका क्या मुराद है, इसका भी हमारे पास एक ही सब सेक्शन है। साथ में भी हमारे पास 7वां सेक्शन है डेलीगेशन ऑफ पावर,
डेलीगेशन ऑफ पावर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमारे पास जो डीजी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल है, डीजी ऑफ एफआईए, वो अपनी पावर्स किसी भी अपने एजेंसी के किसी भी मेंबर को, एनी मेंबर ऑफ एजेंसी लिखा हो, एनी मेंबर, ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर हो, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हो, एनी मेंबर, वो किसी कांस्टेबल को भी दे सकता है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हो? एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी को वो क्या कर सकता है? अपनी पावर्स असाइन कर सकता है कि भाई तुम मेरी पावर्स को यूज कर सकते हो। उसको रिटर्न में दे सकता है, डायरेक्ट दैट ऑल कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? उसको डीजी अपनी पावर्स किसी भी एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी को असाइन कर सकता है कि भाई आप मेरी पावर को यूज कर सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, किसी भी मेंबर ऑफ एजेंसी को वो अपनी पावर असाइन कर सकता है। तो ये इसका था 7वां सेक्शन। इसके बाद इसका 8वां सेक्शन, बस अब करीब पहुंच गए, आपने परेशान नहीं होना। ये 8वां सेक्शन इसके बाद हमारा 8वां किसके बारे में? वो इंडेमनिटी के बारे में। इंडेमनिटी, अब ये क्या होती है? ये एक तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है मेंबर ऑफ द एजेंसी को। किसको? मेंबर ऑफ द एजेंसी को। अब ये चीज क्या है कि भाई कोई भी अगर एफआईए का बंदा है, वो एक अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और किसी को पकड़ता है, अरेस्ट करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई सर्च करता है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को सीज करता है, तो कल को ऐसा ना हो कि भाई कोई भी बंदा उठे उसके खिलाफ केस कर दे और वो बेचारा कचहरियों को चक्कर खाता फिरे और वो को काम कर ना सके, और वो स्टेट का जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है उसकी बजाय उसके ऊपर परेशानियां मुसीबतें आ ही रही और आती रही और वो बेचारा परेशान होता रहे। तो उसको इंडेमनिटी दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है, बरियो जिम्मा करार दिया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता। किसके ऊपर नहीं हो सकता? नंबर 1 फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा ना, तो नंबर 1 पे फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई केस नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। और नंबर 2 पर किसी मेंबर ऑफ द एजेंसी को, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी के खिलाफ जाकर आप कोई भी उसको शूट नहीं कर सकते, नो शूट मतलब उसको अदालत में जाकर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। नंबर 2 उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, मतलब उसके मजीद उसके ऊपर कोई भी केसेस नहीं दिलवा सकते। और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और किसी भी मेंबर ऑफ द एजेंसी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। ये ना कि वो बेचारा अच्छी नहीं काम कर रहा है और उसको वो बेचारा चक्कर खाता फिरे अदालतों के और वो काम करे ना, तो उसको अपना काम उसने सरकार का किया लेकिन वो परेशानियां उस बेचारे को एज अ इंडिविजुअल आती रही। तो उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इंडेमनीफाई किया, उसको प्रोटेक्शन दी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, आप अच्छी तरह से काम करते रहे। और इसके बाद हमारे पास इसका 9वां सेक्शन है, वो क्या है? वो पावर टू मेक रूल्स। वो क्या है? पावर टू मेक रूल्स। के जो रूल्स है वो कौन बना सकता है? जो हमारे पास 9th वन है वो है पावर टू मेक रूल्स। ये है 9th सेक्शन और इसके सिर्फ 2 सब सेक्शन हैं। पहला जो सब सेक्शन इसका है वो है कि जो रूल्स बनाएगा वो कौन बनाएगा। तो आपको अंदाजा हो गया होगा अब तक कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी। फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो रूल्स बनाएगी। नंबर 1, वो ही कोई तरमीम करेगी। अगर कोई एक्ट के अंदर कोई चीज है जो खत्म करने वाली तो फेडरल गवर्नमेंट ही उसको खत्म करेगी, उसकी तरमीम करेगी, या कोई नया रूल बनाएगी तो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। और उसके बाद वो ऑफिशियल गजट के अंदर उसको नोटिफाई भी करेगी, उसको जारी करेगी अवाम के सामने पब्लिकली कि उसने फेडरल गवर्नमेंट ने इस चीज के अंदर नया कानून बनाया है, ताकि लोगों को पता चल जाए, उस पर वो फॉलो कर सके। ठीक है, समझ आ गया आई थिंक कि कोई भी गवर्नमेंट नया रूल बनाएगी, फेडरल गवर्नमेंट नया रूल बनाएगी तो क्या करेगी? गजट के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए उसको शाया करेगी। और दूसरी बात, अरे दूसरा इसके है ना सब सेक्शन, उसके अंदर मजीद कुछ सब सेक्शन और क्लॉजेज हैं। दूसरे सब सेक्शन के अंदर मजीद क्लॉजेज हैं। उसके अंदर जो पहली क्लॉज है वो ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो करेगी तय टर्म्स एंड कंडीशंस को। टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज की? टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशंस किस चीज की? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ
डीजी साहब की, कि जो डीजी होगा उसकी, या फिर एंड अदर मेंबर्स, और जितने भी अदर मेंबर्स हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ FIA, एंड अदर मेंबर ऑफ FIA की क्वालिफिकेशन को लेकर कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और फिर उनको जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है उसकी टर्म एंड कंडीशंस तय करेगा सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द डीजी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द FIA। और वो क्या करेगा कि उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब देने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी टर्म एंड कंडीशन को तय करेगा और उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट करेगी। तो ये था इसका दूसरा सब सेक्शन के अंदर पहली क्लॉज, ये फर्स्ट था हमारे पास। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरे के अंदर हमारे पास है पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन, अब ये पावर एंड फंक्शन से क्या मुराद है? यहां पर पावर एंड फंक्शन में है कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी इंक्वायरीज करती है तो उसके बारे में ये जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 की क्लॉज 2 के अंदर मेंशन है कि वो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशंस करती है, कोई भी इंक्वायरीज करती है FIA, तो वो इसके जरिए से वो डील करेगी, उसकी जो पावर होगा, उसकी फंक्शंस क्या होगी, तो वो इसके अंदर तय होंगी। और नंबर 3 पर नेचर एंड असिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस, क्या बात है, नंबर 3 पर है नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका एक्सटेंड कितना, दायराकार कितना होगा, एक्सटेंड कितना होगा। और नंबर 2 पर वो असिस्टेंस, वो हेल्प किस हद तक किसी के साथ, किसी को हेल्प कर सकती है, हेल्प आउट, या किसी से हेल्प ले सकती है। उसके अंदर क्या ऑप्शन हमारे पास है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी सूबों की प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होंगी, उनके जरिए उनसे हेल्प ले भी सकती है और उनको हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड भी कर सकती है। जैसे प्रोविंशियल पुलिस होगी, प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, तो उनको हेल्प आउट कर भी सकती है और उनसे हेल्प ले भी सकती है। तो ये इसकी तीसरी क्लॉज। और फोर्थ वन हमारे पास है पावर ऑफ IG। इसी के अंदर हमारे पास सेक्शन 2 के अंदर मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि जगह हम जरा एक्स्ट्रा बना लें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। इसी के अंदर हमारे पास जो फोर्थ वन, ये क्लॉज 2 याद रखिएगा, ये क्लॉज 2 के अंदर जो 4 पॉइंट है, सॉरी सब सेक्शन 2, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 के अंदर मजीद 4 क्लॉजेज हैं। तो वो क्या, पहली 3 हमने करी, चौथी क्या है, पावर ऑफ IG। अब ये पावर ऑफ IG से क्या मुराद है, मैंने आपको तरतीब चीजें याद करने के लिए, जो इंस्पेक्टर जनरल है ना, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, जो पावर ऑफ IG साहब की है, पावर ऑफ IG की जितनी भी पावर्स हैं उनको कौन एक्सरसाइज कर सकता है? पावर ऑफ IG को एक्सरसाइज कर सकता है DG। उसको पावर ऑफ IG है, उसकी पावर, जितनी भी IG के पास पावर, इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर होती हैं जो एक सूबे के अंदर या वफाक के अंदर होता है, तो उसकी जितनी भी पावर्स हैं उसको कौन एक्सरसाइज कर सकता है, उनको इस्तेमाल कौन कर सकता है? DG FIA उनको इस्तेमाल कर सकता है उसकी पावर को किसी भी इंक्वायरी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, नंबर 1। और नंबर 2, DG अपने इदारे के अंदर किसी को भी रिवार्ड भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया, कमेंडेबल काम किया, उसने किसी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी सॉल्व कर लिया या बड़ा एक ईमानदारी से बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दिया ना, तो कोई भी एजेंसी के अंदर जो मेंबर है उसको DG साहब, डायरेक्टर जनरल जो भी होगा, वो उसको रिवार्ड भी दे सकते हैं। जैसे IG साहब दे सकते हैं, IG दे सकते हैं, इंस्पेक्टर जनरल दे सकता है, वैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA भी दे सकता है। तो ये इसका 9th सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन 2 के अंदर 4th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो पावर ऑफ IG है उसको भी एक्सरसाइज कर सकता है DG FIA, और रिवार्ड अपने मेंबर ऑफ एजेंसी को भी दे सकता है। तो ये था हमारा 9th सेक्शन। और इसके बाद जो लास्ट वन, 10वां सेक्शन है, वो है रिपील के बारे में। वो है रिपील के बारे में कि जो
इस एक्ट के अंदर जो चीजें रिपील हुई हैं या किन जिन चीजों को रिपील किया गया है, तो ये है उसके बारे में इसको देखते हैं। जो हमारे पास लास्ट वन सेक्शन है 10th वाला, इसके हमारे पास सिर्फ 5 सब सेक्शन हैं और ये बड़े आसान थे। ये 10वां है सेक्शन रिपील। अब रिपील का मीनिंग क्या होता है? तनसीख कर देना, तनसीख कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। अब इससे क्या मुराद है? अब देखें इसका जो पहला सब सेक्शन है वो हम देख लेते हैं। जो स्पेशल पुलिस 1948 में 1948 में बच्चों बनाई गई थी वो, और जो पहले प्रोविंशियल पुलिस बनी हुई थी उसको हमने अमलगमेट कब करवाया? अयूब खान साहब ने 1962 के अंदर उनको अमलगमेट किया। तो उसको क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया FIA आने के बाद। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि FIA आने के बाद हमने क्या किया कि अयूब खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर से जो पहले पुलिस थी उसको रिपील कर दिया। जो अमलगमेशन के बाद 1962 के बाद उनको अमलगमेट किया ना, उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया और एक इदारा FIA बना दिया गया। उसके बाद रिपील किसको गया? रिपील ऑफ द अमलगमेशन ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फर्स्ट। जो पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और उसके बाद FIA एक्ट 1974 बना और FIA एस्टेब्लिश कर दी गई। इसके बाद हमारे पास दूसरा इसका सब सेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास मजीद 2 क्लॉजेज आ जाती हैं। उसके अंदर हमने क्या देखना है? अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर हमारे पास आता है, अब देखें इसको रिपील कर दिया गया, जो पहले जिनको अमलगमेट किया था खत्म कर दिया गया। अब जहरी सी बात है उस इदारे के अंदर लोग भी तो काम कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं वो स्टेट के मुलाजिम है, स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और एक नया इदारा बना और स्टेट उन्हें कहे कि भाई आप तो अब घर जाएं, हम नए बंदे रिक्रूट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, उन लोगों ने इतने सालों से काम किया होता है, तो उनको ऐसे एकदम आप तो नहीं घर भेज सकते, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो फिर स्टेट ने क्या किया कि वो जो लोग पहले स्पेसिफाइड पर्सन थे जो अमलगमेशन के बाद प्रोविंशियल पुलिस प्लस जो हमारे पास थी स्पेशल पुलिस उसके अंदर काम कर रहे थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको स्टेट ने क्या किया? नंबर 1 पे उनको कहा कि जितने भी आप ऑफिसर्स हैं, जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, वो उनको ट्रांसफर किया जाता है एजेंसी के अंदर। क्या अब वो जो पहले मुलाजम थे अब वो एजेंसी के मुलाजम होंगे। अब वो किसके मुलाजम होंगे? एजेंसी के मुलाजम, FIA के मुलाजम। उनको क्या कर दिया गया? उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन टू FIA मेंबर, अब वो बन गए। उनको ट्रांसफर कर दिया गया FIA के अंडर उनको ट्रांसफर कर दिया। नंबर 1, अब कैसे? सेम टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे जो उनकी पहले तनख्वाहें थी या फिर उनकी जो पहले उनका ओहदा था उसके मुताबिक उनको FIA के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। नंबर ये इसके अंदर पहला था। अब नंबर 2 पे ये हमारे पास दूसरा सेक्शन था इसका। अब नंबर 3 पे देखें, नंबर 3 पे क्या है? अब जहरी सी बात है, अगर जो ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजिमीन हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया तो जहरी सी बात है एक पुलिस काम कर रही है, एक इदारा काम कर रहा है, तो उसके अंदर केसेस भी तो होंगे, इंक्वायरीज भी तो चल रही होंगी। उनका क्या किया होगा? वो सारी की सारी इंक्वायरीज भी ट्रांसफर कर दी गई FIA को, कि अब वो जो इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशन है, वो कौन देखेगा? वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज भी अब कौन देखेगा? अब FIA देखेगा। जो सारी की सारी इंक्वायरीज थी ना, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज, उनको क्या कर दिया गया? वो भी ट्रांसफर कर दी गई। इंक्वायरीज भी क्या कर देंगी? इंक्वायरीज भी ट्रांसफर कर दी गई। किसको कर दी गई? FIA को कर दी गई। किसको कर दी गई? FIA को इंक्वायरीज भी ट्रांसफर कर देंगी। अब नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? ये नंबर 3 तो हमारे पास नंबर 4। अब ये हमारे पास दूसरा सब सेक्शन का ये पहला पॉइंट था, उसके अंदर मजीद क्लॉजेस सब सेक्शंस बने हुए थे, और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका सब सेक्शन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये दूसरे के मजीद आगे 2 पॉइंट्स हैं कि हमने क्या कर दिया, जो भी स्पेसिफाइड पर्सन्स थे, हम इसको क्या कर देते हैं? स्पेसिफाइड जो पर्सन्स थे उन सब को ट्रांसफर कैसे कर दिया गया? उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया FIA के अंदर। और नंबर 2 पर जितनी इंक्वायरीज चल रही थी वो भी अब FIA के स्पुर्द कर दी गई। नंबर 3 पर अब देखिए
एक तो वो कर दिया गया, उनको सारों को ट्रांसफर कर दी। अब नंबर 3 पर हमारे पास क्या इसका सब सेक्शन है, इसके अंदर जितने भी लोग पहले स्पेसिफाइड पर्सन थे, अब उनको FIA के अंडर तो कर दिया गया सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर। ये याद रखना है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर, कि जो उनके पास पहले होते थे उनको सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर, सेम प्रिविलेज के साथ, सेम तनख्वाहों के साथ उनको उधर ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले अगर फॉर एग्जांपल वो लाख रुपए ले रहे थे, अब उनको तनख्वाह 50,000 कर दी गई है, या जो उनकी पहले अगर वो पहले DSP थे, फर्ज किया, अगर वो फर्ज के अगर इंस्पेक्टर थे तो अब उनको कर दिया गया सब इंस्पेक्टर कर दिया गया। नहीं, जो उनकी पहले उधर थे अब वही सेम टर्म एंड कंडीशन पर वो FIA के अंडर काम कर सकेंगे। और नंबर 4 पे ये उनका क्या है, यहाँ पर लिख लें सेम टर्म एंड कंडीशन पर क्या था, उनको ट्रांसफर कर दिया गया विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर। और एक बात कि जो अब देखें, अब एक्ट आया ना, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले कि उनको क्या किया गया कि उनको कहा गया कि आप आ जाएं, FIA के अंडर आ जाएं, और इस एक्ट के लागू होने से पहले आप आके ज्वाइन कर लें। उनको टाइम दिया गया, वो इससे अगला वाला हमारा पॉइंट है वो यही है कि उनको टाइम दिया गया स्पेसिफिक कि आप आके इस टाइम से पहले ज्वाइन कर लें सेम टर्म एंड कंडीशन पर। नंबर जो 4 पे हमारे पास 4 वाला पॉइंट है, उसके अंदर क्या किया गया कि FIA ने उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप जितने भी लोग स्पेसिफाइड पर्सन हैं जो पहले काम कर रहे हैं, उनको इतला दी जाती है कि विद इन 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, जो सेक्शन 3 पहले हमने किया है यहाँ पे सेक्शन 3 के लिहाज से कि विद इन 30 डेज के अंदर वो विद द कंकरेंस ऑफ DG ऑफ द FIA की रजामंदी के साथ और प्रोविंशियल पुलिस की रजामंदी के साथ। जाहिर सी बात है, अब कुछ लोग जो थे वो तो स्पेशल पुलिस के अंडर काम कर रहे थे, और अमलगमेशन के बाद कुछ जो लोग प्रोविंशियल पुलिस के अंदर काम कर रहे थे और स्पेशल पुलिस के अंदर, दोनों लोग थे। जो लोग प्रोविंशियल पुलिस के अंदर काम कर रहे थे वो लोग भी FIA के अंडर आ सकते हैं विद द कंकरेंस ऑफ द DG एंड प्रोविंशियल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। जो प्रोविंशियल पुलिस चला रही है, एक उनका डिपार्टमेंट है, उनकी रजामंदी के साथ जो स्पेसिफाइड पर्सन थे उन दोनों के, वो FIA के अंदर आकर काम कर सकते हैं विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर। और कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर आकर वो काम कर सकते हैं और अपना लेटर ले सकते हैं कि वो अब उन्होंने एज FIA को ज्वाइन कर लिया है। और कि 30 डेज के अंदर और कंकरेंस किनके साथ, विद द कंकरेंस ऑफ DG एंड प्रोविंशियल पुलिस के कंकरेंस, इनकी रजामंदी के साथ। और जो हमारे पास लास्ट वन पॉइंट है वो क्या है कि उसके अंदर ये है कि प्रोविंशियल पुलिस से इजाजत लेकर जो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर का मतलब जो बंदे, ऐसे बंदे जो स्पेसिफाइड पर्सन है, क्या है स्पेसिफाइड पर्सन, मैं मजीद फिर दोहरा दूं, स्पेसिफाइड पर्सन कौन से होते हैं, वो बंदे जो प्रोविंशियल पुलिस प्लस स्पेशल पुलिस 1962 अमलगमेशन के बाद उनको स्पेसिफाइड पर्सन्स का नाम दे दिया गया। उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को कहा गया कि आप सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर, ये 5th पॉइंट भी यही है, 5th पॉइंट भी इसका सब सेक्शन यही है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, क्योंकि जो पहले पॉइंट्स उनके अंदर बाकी बातें भी थी और बाद में आगे कहा जाता था सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर। इसी के अंदर उन्होंने कहा गया है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप प्रोविंशियल पुलिस अगर आपको इजाजत देती है तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 30 डेज, और ये सेम टर्म एंड कंडीशन पर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं FIA को। तो ये था हमारा FIA का एक्ट। आप इमेजिन करें कि 17 स्केल की जॉब है और ये क्या 1 घंटे सवे की वीडियो होगी और इसके अंदर आपने मुकम्मल FIA एक्ट 16 नंबर का तैयार कर लिया। इसको एक दफ़ा रिवाइज करें और उसका क्या करें, FIA एक्ट का PDF उसकी वेबसाइट पर पड़ा है, उसको डाउनलोड करें, या फिर उसको जाके 20-30 रुपए लेंगे, वो आपको फोटोकॉपी दे देंगे। नोट्स बनाना बैठ जाइएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल है, स्मार्ट वर्क तो यही होता है ना, अगर आप इसको नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे। सिर्फ 20 रुपए दें, फोटोकॉपी लें, 1.5 पेज, उसको रट्टा लगाएं, वीडियो देखें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को
तैयार कर ले। अक्लमंद वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। जब आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट वर्क करने का तो सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसी तरह देखते रहे हमारी वीडियोस। इसके अंदर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने इंग्लिश का कोर्स जॉब के हवाले से बच्चों को बड़ा मसला आ रहा था, हमने वो सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम टाइम टाइम अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरह आप तक ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंची है, इसी तरह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ है ऐसे लोगों का भी फ़ायदा हो। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।